नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमारी सीरीज है उत्तराखंड के जितने भी टॉपिक हैं उत्तराखंड जीके के, उनको एमसीक्यू वाइज डिस्कस करने की। हमने पिछली वीडियो में कार्तिकेयपुर यानी कि कत्यूरी राजवंश के बारे में पढ़ा था। इसके बाद आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गोरखा शासन के बारे में, उत्तराखंड में गोरखा शासन के बारे में। अभी आप कहोगे कि पवार राजवंश और चंद्र राजवंश आपने मिस कर दिया है। तो देखिए, पवार राजवंश और चंद्र राजवंश ये दोनों बहुत बड़े टॉपिक हैं। इन दोनों से रिलेटेड वीडियोज आपको कुछ दिन में मिल जाएगी। इस पर हम पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो टाइम की कमी होने के कारण हम पहले देखिए गोरखा शासन और टिहरी रियासत, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन और उत्तराखंड राज्य आंदोलन, इन पर वीडियोज पहले लेके आ रहे हैं। तो उसके बाद हम पढ़ लेंगे चंद्र राजवंश और पवार राजवंश के बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे गोरखा शासन के बारे में। इससे रिलेटेड 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो सारे एमसीक्यूज हैं ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, अगर आपने गोरखा शासन पढ़ा है, तो आपका इसमें बहुत बढ़िया रिवीजन होगा। आपको क्वेश्चन मिलेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपकी अच्छी इसमें तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं गोरखा शासन से संबंधित। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, नेपाल का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो शुरुआत हम यहाँ पर करेंगे नेपाल से, क्योंकि गोरखा जो है नेपाल से आए थे। तो वहां पर जो पहले शासन हो रहा था किसका हो रहा था, और क्या रीजन थे जिनकी वजह से उन्हें उत्तराखंड में अटैक करना पड़ा। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे पहले। तो नेपाल का एकीकरण किया था पृथ्वी नारायण शाह ने। ठीक है, 1842 से लेकर के 1875 तक ये जो है शासक रहते हैं कहाँ का, नेपाल का। नेपाल जो है बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग राज्यों में विभक्त था, उसको एकीकरण करने का कार्य किया था पृथ्वी नारायण शाह ने। ठीक है, इसके बाद आता है प्रताप शाह। प्रताप शाह का जो शासनकाल रहता है वो ज्यादा लंबा नहीं रहता है, 1878 तक रहता है इसका। ठीक है, इसके बाद इसी का पुत्र आता है रण बहादुर शाह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रण बहादुर शाह। इसकी संरक्षिका इसकी माता थी इंद्रलक्ष्मी, क्योंकि ये जो है अल्पायु में ही गद्दी पर बैठ गया था, शासक बन गया था नेपाल का। तो इसी ने जो है, अब देखिए यहाँ पर नेपाल का एकीकरण हो चुका है, तो नेपाल जो है काफी शक्तिशाली हो गया है। अब ये जो है विस्तारवादी नीति अपनाते हैं, हालांकि ये बहुत अल्पायु का था जब ये गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो देखिए, गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था 1790 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 1790 में पहली बार जो है उत्तराखंड पे या कुमाऊं पर जो है अटैक किया जाता है गोरखाओं द्वारा। लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण कब किया था? 1790 में। उस टाइम पर नेपाल का राजा कौन था, शासक कौन था? तो रण बहादुर शाह। ठीक है, ये भी आपको रखना है, रण बहादुर शाह जो है उस टाइम पर नेपाल का शासक था। अब ये अटैक किस किस के नेतृत्व में हुआ था? तो इसमें 4 लोगों का इंपॉर्टेंट नाम आपको रखना है। चौतरिया बहादुर शाह, चौतरिया बहादुर शाह। दूसरा नाम आपको याद रखना है अमर सिंह थापा। तीसरा आपको नाम याद रखना है सूरवीर थापा। चौथा नाम आपको याद रखना है जगजीत पांडे। ठीक है, जगजीत पांडे। इन चारों से भी क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन नहीं था कौन था, तो ये भी आपको याद रखना है। 1790 में अटैक होता है किस पर? कुमाऊं पर, और जो है कुमाऊं पर ये अधिकार कर लेते हैं अल्मोड़ा पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो 1790 में अटैक होता है वो अब किसी के साथ युद्ध तो हो गई, तो अगला प्रश्न हमारा 1790 में हवलबाग के साधारण युद्ध में किसे हराने के पश्चात गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया? ठीक है, अल्मोड़ा पर अधिकार यानी कि पूरे कुमाऊं पर अधिकार, क्योंकि चंद राजाओं की जो राजधानी थी वो मेन थी अल्मोड़ा। तो मेन जो केंद्र था कुमाऊं का वो था अल्मोड़ा। अल्मोड़ा पर अधिकार कर लेते हैं 1790 में महेंद्र चंद्र को हराकर। देखिए, उत्तरवर्ती चंद शासन में स्टेबिलिटी नहीं थी, अनस्टेबिलिटी चल रही थी पूरे राज्य में, तो इस वजह से जो है यहाँ पर अटैक करते हैं गोरखा, और जो है हवलबाग का एक साधारण सा युद्ध होता है जिसमें इजिली महेंद्र चंद्र हार जाता है। महेंद्र चंद्र जो है चंद वंश का अंतिम शासक भी था। इसको हराकर जो है अल्मोड़ा पर अधिकार कर लेते गोरखा 1790 में। तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो है अल्मोड़ा में अधिकार करते हैं, इसके बाद यहाँ पर ये अपने जो है सुब्बा नियुक्त करते हैं। सुब्बा इनका मतलब कि हाईएस्ट ऑफिसर होता था जिसको यहाँ पर नियुक्त किया जाता था। तो अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखाओं द्वारा अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबा कौन था? तो प्रथम गोरखा सूबा बनाया गया था सुब्बा जोगामल शाह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। ये जो है प्रथम सूबा बनता है कहाँ पर? कुमाऊं में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कुमाऊं का पहला सूबा कौन था, तो वो था सुब्बा जोगामल। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था हाल ही में कि कुमाऊं का अंतिम सूबा कौन था, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहला भी आपसे पूछा जा सकता है। सुब्बा जोगामल जो था पहला सूबा था। इसने देखिए कार्य भी किए थे, ये ठीक ठाक सूबा था। बाकी के जो इसके बाद आते हैं वो थोड़ा क्रूर होते हैं। और गोरखा शासनकाल वैसे कहे तो बहुत ही क्रूर शासनकाल था, लेकिन जो पहला सूबा था ये थोड़ा ठीक ठाक था। ठीक है, इसने क्या किया था, पहला बंदोबस्त किया था कुमाऊं में। पहला जो लैंड सेटलमेंट किया था कुमाऊं में उसने किया था सुब्बा जोगामल ने। ठीक है, और इसने जो है चंद शासकों के जो कर थे 36 रकम 32 कलम उसको जो है समाप्त किया था। किसने? सुब्बा जोगामल ने।
तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कब से कब तक रहा है? तो कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार रहता है ऑप्शन नंबर ए 1790 से लेकर के 1815 तक। लगभग 25 साल ये शासन करते हैं। अब देखिए जो गोरखा शासक थे इनको किसने बताया, किसकी इन्होंने सहायता ली अटैक करने के लिए अल्मोड़ा पर, ठीक है। इनको किसने किसने बताया कि यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी नहीं है, अनस्टेबिलिटी है, शासन जो है ठीक से नहीं चल रहा है, तो ये कार्य किया था हर्षदेव जोशी ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोरखा शासन ने 1790 में किसकी सहायता से, यहाँ पर है किसकी सहायता से अल्मोड़ा पर अधिकार किया? तो हर्षदेव जोशी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। हर्षदेव जोशी के द्वारा लेटर लिखा गया था किसको? नेपाल के राजा रण बहादुर शाह को, कि आप यहाँ आइए और यहाँ पर जो है अपना शासन जमाइए, ठीक है। अपने फायदे के लिए भी जो है कुछ ऐसा किया होगा हर्षदेव जोशी ने। और इसी के कारण से देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी? तो उस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांकृत्यान, ठीक है। राहुल सांकृत्यान ने हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी। क्यों दी? क्योंकि हर्षदेव जोशी ने ही गोरखाओं को आमंत्रित किया था कुमाऊं पर अटैक करने के लिए। बाद में देखिए गढ़वाल पर भी अटैक करने के लिए जो है यही प्रेरित करेगा गोरखाओं को, ठीक है। तो राहुल सांकृत्यान ने जो है आपको याद रखना है हर्षदेव जोशी को विभीषण की संज्ञा दी थी। कैप्टन हेरेसी ने जो है अल वार्विक कहा था किसे? हर्षदेव जोशी को, ठीक है। और एटकिंसन ने जो है राष्ट्रद्रोही की संज्ञा दी थी किसको? हर्षदेव जोशी को। किसने? एटकिंसन ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एटकिंसन ने कहा था राष्ट्रद्रोही, राहुल सांकृत्यान ने विभीषण की संज्ञा दी और कप्तान हैरिसी ने जो है अल वार्विक हर्षदेव जोशी के लिए शब्द यूज किया। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए सूबा आते रहते हैं और 1-2 साल में ही चेंज हो जाते हैं क्योंकि सूबा का कार्यकाल कुछ अच्छा नहीं रहता है। तो अगला सूबा बनता है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में द्वितीय सूबा कौन बनता है, दूसरा सूबा कौन बनता है? तो कुमाऊं का दूसरा सूबा बनता है नरसाही, ठीक है, नरसाही। और काफी जो है ये क्रूर सूबा था। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सूबा कौन बनता है कुमाऊं में? नरसाही। और नरसाही ने जो है एक कांड कर दिया था और उस कांड का नाम है नरसाही का मंगल, ठीक है। अगला प्रश्न है, मंगल की रात या मंगलवार रात्रि कांड नामक घटना किस सूबेदार किस सूबे के समय हुई? ठीक है, तो ये हुई थी नरसाही के समय। अब मंगल की रात्रि कांड या नरसाही का मंगल या मंगल की रात जो है ये क्या था? तो देखिए नगरकोटी एक जाति थी, नगरकोटी, ठीक है, इनका जो है इसने नरसंहार किया था मंगलवार की रात को, तो इसीलिए जो है इसको कहा जाता है नरसाही का मंगल, ठीक है। काफी क्रूर शासक था, इसके बाद ये भी चेंज हो गया था। इसके बाद देखिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अगला देखिए हम बात करते हैं गढ़वाल पर अटैक के बारे में। तो गढ़वाल पर देखिए सबसे पहले अटैक करते हैं गोरखा 1791 में, 1790 में कुमाऊं पर, 1791 में कहां पर? गढ़वाल पर। लेकिन ये अटैक जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, प्रद्युमन शाह व गोरखाओं के बीच लंगूरगढ़ की संधि कब हुई? तो ये संधि होती है 1792 में। 1791 में अटैक करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये घेराबंदी कर लेते हैं किसकी? लंगूरगढ़, जो कि एक गढ़ है कहाँ का? गढ़वाल का। इस पर ये जो है पूरा घेराबंदी कर लेते हैं, घेर लेते हैं प्रद्युमन शाह को। लेकिन क्या होता है उस समय? नेपाल पर अटैक हो जाता है, किसका? चीन का। नेपाल पर भी जो है अटैक होते रहते थे, कभी चीन से कभी तराई से। तो चीन द्वारा उस टाइम पे जो है अटैक हो जाता है और ये सारे गोरखा जो है व्यस्त हो जाते हैं चीन के साथ युद्ध करने में, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर ये संधि करके जाते हैं किसके साथ? प्रद्युमन शाह के साथ। और ये लंगूरगढ़ की संधि क्या थी? तो इसके तहत प्रद्युमन शाह टैक्स देंगे गोरखाओं को 25,000 रुपये वार्षिक, ठीक है। तो साल का 25,000 रुपये देंगे, कहीं बुक में 3,000 भी है, तो इतना पैसा जो है 25,000 रुपये साल का देंगे गोरखाओं को। और ये अटैक नहीं करेंगे किस पर? गढ़वाल राज्य पर। तो ये जो है लंगूरगढ़ की संधि थी जो कि 1792 में हुई थी, लेकिन बाद में फिर से गोरखा अटैक कर देते हैं 1803 में, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए 1796 ईस्वी में सूबेदार महावीर थापा ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार किया? तो सूबेदार महावीर थापा ने 1796 में किया था बालेश्वर मंदिर का निर्माण। ये कहाँ स्थित है? चंपावत। चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? रिकंस्ट्रक्ट किसने किया था इसको? ये क्या था? सूबेदार महावीर थापा ने। कब किया था? 1796 में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किया था अमर सिंह थापा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एग्जाम में पहले आ चुका है क्वेश्चन कनिष्ठ सहायक वाले में। अमर सिंह थापा ने गंगोत्री में गंगा माता मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया था, ठीक है। और अमर सिंह थापा जो है इसको नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि दी थी, ठीक है। काजी की उपाधि किसे दी थी? अमर सिंह थापा को दी थी। नेक्स्ट है रण बहादुर शाह के बाद नेपाल नरेश कौन बनता है? तो रण बहादुर शाह के बाद 1800 ईस्वी में
अगला जो नेपाल नरेश बनता है, अगला नेपाल का राजा बनता है, वो बनता है विक्रम शाह, जो कि रण बहादुर शाह का बेटा था। इसी को कहते हैं गीवाण युद्ध विक्रम शाह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। रण बहादुर शाह के बाद जो है अगला शासक कौन बनता है, अगला नरेश कौन बनता है, विक्रम शाह बनता है, जिसको गीवाण युद्ध विक्रम शाह कहते हैं। रण बहादुर शाह जो है एक साधु बन जाता है और ये अपना नाम रख देता है निर्गुणानंद, निर्गुणानंद। ठीक है, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गढ़वाल में इक्यावनी बावनी क्या है? तो इसका सही जवाब है गढ़वाल में इक्यावनी बावनी है अकाल। ठीक है, तो 1795 में जो क्या होता है, गढ़वाल में आता है भीषण अकाल। ठीक है, भयानक अकाल आता है, एक्सट्रीम फ्यामिन आता है, तो इसी को कहा जाता है इक्यावनी बावनी। अब इक्यावनी बावनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय संवत चल रहा था 1851। ठीक है, 51-52, तो इस वजह से जो है इसको इक्यावनी बावनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ? तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ? तो खुड़बुड़ा का युद्ध होता है 14 मई 1804 को। किस किस के मध्य होता है? गोरखा और प्रद्युमन शाह के मध्य। ठीक है, अब देखिए गोरखाओं और प्रद्युमन शाह के मध्य इससे पहले 1792 में एक संधि हो चुकी थी, लंगूरगढ़ की संधि, जिसमें कहा था कि हम आप पर अटैक नहीं करेंगे दोबारा से। लेकिन क्या होता है 1803 में गढ़वाल में आ जाता है भूकंप। ठीक है, इससे स्थिति काफी दयनीय हो जाती है गढ़वाल की, और जो है गृह युद्ध भी चलते रहता है प्रद्युमन शाह के टाइम पे, क्योंकि पराक्रम शाह जो है सत्ता को हथियाने के चक्कर में था, तो जिस वजह से जो है यहाँ पर स्थिति काफी खराब हो जाती है उस टाइम पे गढ़वाल की, और जिसका फायदा उठाना चाहते थे गोरखा। ठीक है, गोरखा जो है फिर से अटैक करते हैं 1803 में। अब जब गोरखा सैनिक अटैक करते हैं तो श्रीनगर से जो है प्रद्युमन शाह को भागना पड़ता है। प्रद्युमन शाह पहले भागते हैं चंबा, चमुआ जिसका पुराना नाम है, इसके बाद भागते हैं बाड़ाहाट उत्तरकाशी, यहाँ से इनको भागना पड़ता है दून। ठीक है, ये पीछा करते जाते हैं गोरखा सैनिक इनके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दून भागने के बाद ये सहारनपुर के राजा थे गुजर राजा, उनसे जो है मदद लेते हैं। मदद के लेते हैं, उनको ये अपने आभूषण बेच देते हैं 12,000 की राशि में, और जिससे जो है एक सेना तैयार करते हैं ताकि ये गोरखाओं से लड़ सके। इसके बाद जो है अंतिम निर्णायक युद्ध होता है खुड़बुड़ा में 1804 में 14 मई को। तो इसीलिए जो है ये इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए, 14 मई 1804 में जो है खुड़बुड़ा के मैदान में जो है अंतिम और निर्णायक युद्ध होता है प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के मध्य। ठीक है, जिसमें प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो जाती है और फिर जो है गढ़वाल में भी गोरखाओं का शासन स्थापित हो जाता है। तो ये पूरी स्टोरी है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये युद्ध है, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार जो कि था खुकरी बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार खुकरी बनाने का केंद्र था गढ़ीनगर। ये जो है नेपाल में स्थित है गढ़ीनगर, और यहाँ पर जो है ये प्रमुख केंद्र था। नेवार जाति के लोग थे, ये इसको बनाते थे। कौन बनाते थे? नेवार जाति के लोग खुकरी बनाते थे। कहाँ बनाते थे? गढ़ीनगर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गढ़वाल और कुमाऊं के घरों में छतों पर महिलाओं के चढ़ने पर पाबंदी किसने लगाई? तो गोरखा शासक जो थे इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों जगह इनका शासन हो गया था, और घर के छतों पर जो है महिलाओं के चढ़ने पर इन्होंने पाबंदी लगाई थी। नेक्स्ट है ब्राह्मणों पर कुसई नामक कर किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर कुसई नामक कर या एक प्रकार का जजिया कर इसको आप कह सकते हैं, तो ये लगाया था ऑप्शन नंबर बी बमसा ने। ठीक है, तो बमसा ने जो है ब्राह्मणों पर कुसई नामक कर लगाया, और कुसई नामक कर में क्या होता था, इनको 5 रुपए देना पड़ता था प्रति मवास, यानी कि प्रत्येक घर से जो है 5 रुपए इसमें टैक्स लिया जाता था कुसई नामक कर में। ठीक है, और ब्राह्मण पर कुसई नामक कर लगाने वाले जो शासक थे वो थे गोरखा शासक, और गोरखाओं में किसने लगाया था? बमसा ने। ठीक है, यहाँ पर एक नाम आपको दिख रहा होगा अजब शाह। अजब शाह थापा जो था, इसने जो है ब्राह्मणों से कुली बिगाड़ लिया था। ठीक है, ब्राह्मणों से बिगाड़ लेने वाला कौन सा गोरखा सूबा था? वो था अजब शाह। इसका एक कथन है कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं। ठीक है, तो इसलिए बिगाड़ जो है ब्राह्मणों से किसने लिया था? अजब सिंह थापा ने। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जगह के तीर्थ यात्रियों के लिए गोरखाओं ने सदावर्त लगाया था? सदावर्त लगाया था मतलब यहाँ पर है सदावर्त के लिए दान दिया था भूमि। सदावर्त होता है जो तीर्थ यात्री होते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है जहाँ पर, तो उसके लिए भूमि दान की गई थी। तो किस मंदिर के लिए गोरखा शासकों ने की थी? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ और जागेश्वर, इन तीनों के लिए जो है सदावर्त के लिए भूमि जो है दान की थी। और किसने की थी इंपॉर्टेंट है, और ये की थी रण बहादुर शाह ने। ठीक है, रण बहादुर शाह उनकी पत्नी ने, और कब की थी? 1797 में। तो ये भी आपको याद रखना है, 1797 में गोरखाओं ने केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रियों के लिए जो है सदावर्त लगाने के लिए भूमि दान की थी। अगला प्रश्न है गोरखा शासन में कितने प्रकार की दिव्य अग्नि परीक्षा प्रचलित थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 3 प्रकार की दिव्य अग्नि परीक्षा प्रचलित थी। ठीक है, और ये दिव्य अग्नि परीक्षा क्या थी? सच और झूठ का पता लगाने के लिए, सच और झूठ का पता लगाने के लिए 3 प्रकार की जो है यहाँ पर दिव्य अग्नि परीक्षा देनी पड़ती थी। और ये दिव्य अग्नि परीक्षा कौन कौन सी थी? तो पहला था इसमें
गोला द्वीप, ठीक है, गोला द्वीप। दूसरा आपको रखना है कढ़ाई द्वीप, ठीक है, कढ़ाई द्वीप। तीसरा आपको रखना है तराजू द्वीप, तराजू द्वीप। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, वीडियो के एग्जाम में। ये 3 प्रकार की जो है अग्नि परीक्षाएं थी सच और झूठ का पता लगाने के लिए गोरखा शासन काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है गोरखाओं की राजभाषा क्या थी? तो इनकी राजभाषा थी गोरखाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। लेकिन जो इसके साहित्यिक भाषा थी, साहित्यिक ग्रंथ किसमें थे? वो थे नेवारी भाषा में, नेवारी भाषा, ठीक है, नेवारी भाषा में थे साहित्यिक ग्रंथ, लेकिन राजभाषा इनकी थी गोरखाली। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है मौलाराम ने किसे दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया? तो मौलाराम ने दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया था रणजोत सिंह थापा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसके द्वारा की गई? तो रण बहादुर चंद्रिका की रचना की थी मौलाराम ने। तो ये आपको याद रखना है कि मौलाराम ने जो है रणजोत सिंह थापा को दानवीर कर्ण से विभूषित किया, और रणजोत सिंह थापा के लिए जो है रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसने की? मौलाराम ने की। और इसके बाद नेपाल के सरकार द्वारा, नेपाल के शासकों द्वारा मौलाराम को जागीरें प्रदान की जाती है। तो मजे तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के हो रहे थे गोरखा शासनकाल में, वो थे मौलाराम के। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसने की? मौलाराम ने। नेक्स्ट है कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त निम्न में से किनके द्वारा किया गया? तो कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किसने किया था? ये हमने आपको पहला बताया था, ऑप्शन नंबर ए, सुब्बा जोगामल, जो कि पहला सुब्बा था कुमाऊं का। इसने जो है कुमाऊं में पहला लैंड सेटलमेंट यानी कि भूमि बंदोबस्त किया था 1791-92 में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किसके समय हरिद्वार दासू का एक विक्रय केंद्र था? तो इसका सही जवाब है हस्ती दल चौतरिया के समय जो है हरिद्वार दासू का एक विक्रय केंद्र था। नेक्स्ट है नेपाल सरकार ने संगोली की संधि कब स्वीकार की? तो देखिए संगोली की संधि स्वीकार की थी नेपाल सरकार ने, तो इसका सही जवाब है 4 मार्च 1816 को। लेकिन ये संधि हुई कब थी? तो ये संधि होती है 2 दिसंबर 1815 को। 2 दिसंबर 1815 को संगोली की संधि होती है। संगोली एक जगह है बिहार में, ठीक है। उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग उस टाइम पर गवर्नर जनरल था, ठीक है। इसके टाइम पर ये संगोली की संधि होती है नेपाल और ब्रिटिशर्स के मध्य, और इसको स्वीकार करते हैं नेपाल सरकार जो है 4 मार्च 1816 को। मानने से इनकार कर देते हैं, हम नहीं मानते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स फिर चढ़ाई कर देते हैं नेपाल पर, तो फिर ये मानते हैं 4 मार्च 1815 को संगोली की संधि को। लेकिन इससे पहले भी जो है काफ़ी ज़्यादा युद्ध होते हैं गोरखाओं और ब्रिटिशर्स के मध्य, जिसके कारण जो है इनको संगोली की संधि साइन करनी पड़ती है। देखिए चौतरफा अटैक हो जाता है किस पर? गोरखाओं पर, जिसमें बिहार से, बिहार के तराई क्षेत्र से, यूपी से, यूपी के गोरखपुर क्षेत्र से, उत्तराखंड में देहरादून से अटैक होता है। तो इस कारण से जो है चारों तरफ से ब्रिटिशर्स द्वारा घिर जाती है गोरखा सेना। अब देखिए ऐसा कारण नहीं था कि सुदर्शन शाह ने कहा था या हर्षदेव जोशी ने इन्वाइट किया था अंग्रेजों को कि आइए ये गोरखा हम पर अत्याचार करते हैं तो आप इनसे लड़ाई करिए, ऐसा नहीं था। दोनों विस्तारवादी नीति के थे, गोरखा भी और जो है अंग्रेज भी। तो दोनों का पहले से युद्ध चल रहा था, तो इसलिए जो है अपने फायदे के लिए ब्रिटिशर्स आए इनसे लड़ने के लिए। और जो है देहरादून की बात करें तो जिलेस्पी के नेतृत्व में नाला पानी का खलंगा का युद्ध होता है, तो उसमें जो है जिलेस्पी मारा जाता है। इसके बाद हस्तीदल चौधरी भी मारा जाता है। इसके बाद जो है 2 दिसंबर 1815 को ये संधि होती है संगोली की संधि, और इसको स्वीकार करती है नेपाल सरकार द्वारा 4 मार्च 1816 को। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, कब संधि होती है, कब स्वीकार की जाती है। अगला प्रश्न है गोरखा काल में जगरिया और ढकरिया संबंधित है? तो ये संबंधित है सैनिक से। देखिए जगरिया उसे कहते थे जो एक्टिव सैनिक है, यानी कि जो वर्तमान में सेना में है, ठीक है। और रिटायर होने के बाद उसको कहते थे ढकरिया, ठीक है। रिटायर आर्मी पर्सनल को कहते थे ढकरिया, और जो एक्टिव आर्मी पर्सनल था उसको कहते थे जगरिया। तो ये सैनिक से संबंधित था, ये आपको याद रखना है गोरखा शासनकाल में। नेक्स्ट है गोरखा शासनकाल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो न्यायाधीश को कहा जाता था विचारी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कुछ ऐसे टर्म्स है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है 1808 से 1811 ईस्वी तक गढ़वाल का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा रेपर के द्वारा। अगला प्रश्न है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर कुसई नामक कर जो है कितने रुपए लगाया गया था? तो प्रति मवास, मवास मतलब कि एक घर पर जो है 5 रुपए टैक्स लगाया गया था, और इसको किसने लगाया था? बम शाह ने लगाया था, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, अब कुछ करों से क्वेश्चन आते हैं, जो कि बहुत प्रकार के कर गोरखाओं ने लगाए थे। ठीक है, मुख्य आय का स्रोत जो था गोरखाओं का वो कर ही था। ठीक है, टैक्स से जो है ये असली पैसा कमाते थे। तो मेन जो सोर्स था इनका इनकम का वो था टैक्स। तो देखिए, पुंगाड़ी जो है एक कर था, और ये कौन सा कर था? तो पुंगाड़ी जो है भूमि कर था। ठीक है, तो एग्जाम में आ भी चुका है पहले, पुंगाड़ी क्या है, किस प्रकार का कर है? तो भूमि कर है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को गोरखा शासन में कहा जाता था। तो इसका सही जवाब है मंचौल भूमि। तो सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था मंचौल भूमि। और जो गूंठ भूमि है ये है मंदिरों में दान दी जाने वाली भूमि। ठीक है, मंदिरों में दान दी जाने वाली भूमि को कहते थे गूंठ भूमि। नेक्स्ट है, शादी व विवाह के समय दिया जाने वाला कर कौन सा है? तो शादी और विवाह के समय दिया जाने वाला कर था टीका भेंट। ठीक है, ये तो इजी है, आपको याद हो जाएगा। टीका भेंट जो है ये शादी विवाह के टाइम पर दिए जाने वाला कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिकों को वेतन किस कर से दिया जाता था? तो ये कर था पुंगाड़ी कर। ठीक है, ये एक भूमि कर था जिससे आय होती थी लगभग 1.5 लाख रुपए सालाना। ठीक है, सबसे ज़्यादा आय इसी से होती थी, भूमि कर से, और इसी से ही जो है सैनिकों का वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है कि पुंगाड़ी किस प्रकार का कर है? ये भूमि कर है, इससे जो है सैनिकों का वेतन दिया जाता था, और इससे जो है कितनी आय होती थी? 1.5 लाख रुपये आय होती थी सालाना। अगला प्रश्न है, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये में लिए जाने वाला कर, 1 रुपया लिया जाता था, वो कौन सा कर था? वो था मांगा कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, गोरखा शासन में गांव छोड़कर गए लोगों से कौन सा कर लिया जाता था? तो इसका सही जवाब है रहता कर। अभी ये कर होता तो पलायन थोड़ा कम होता। ठीक है, तो ये इस प्रकार का एक कर था उस टाइम पर। नेक्स्ट है, भाबर में पहाड़ी पशु चारकों द्वारा गोरखा शासन में कौन सा कर लिया जाता था? तो पशु चारकों से लिया जाने वाला कर था दोनिया कर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। शिल्पकर्मी एवं जगरिया ब्राह्मणों से कौन सा कर लिया जाता था? तो ये कर था मिजहारी कर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है, गोरखा शासन में काश्तकारों से कर किस आधार पर लिया जाता था? तो ठेकाबंदी के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला देखिए, यहाँ पर कुछ टैक्स हैं और ये सही सम्मिलित हैं या नहीं आपको बताना है। सलामी कर देखिए नजराना कर था। ठीक है, मौकर प्रति परिवार से एक लिया जाता था मौकर। मौ मतलब कि पहाड़ों में आज भी कहते हैं कितने मौ हैं कितने मवास हैं, तो वही ये प्रति परिवार से लिया जाता था मौकर। मरोकर पुत्रहीन व्यक्ति से, ये बड़ा अजीब कर था, एक तो पुत्र नहीं है फिर उससे कर ले रहे हो तुम, मरोकर। ठीक है, दस्तूर जो है प्रधान द्वारा दिया जाने वाला कर था, प्रधान जो है दस्तूर देता था। उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सारे कर जो है सही है। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है, गोरखा शासनकाल को क्या कहा जाता था? तो गोरखा शासनकाल जो था उसको गोरख्याली या गोरख्याणी कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। गोरख्याली जो है ये गोरखा शासनकाल को कहते थे, जो कि बड़ा क्रूर शासनकाल था। ठीक है, नेक्स्ट है, संगोली की संधि के समय जो है भारत का वाइसराय तो नहीं होगा यहाँ पर होगा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल भारत का भी नहीं होगा, ये गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गोरखा प्रशासन ने गढ़वाल को कितने सूबों में विभक्त किया? तो 1804 में जब गोरखाओं का अधिकार हो जाता है गढ़वाल पर, तो 3 सूबों में और 84 परगनों में जो है विभक्त किया जाता है गढ़वाल को गोरखाओं के द्वारा। ठीक है, गोरखा प्रशासन में 3 सूबों में, 3 कौन कौन से थे? एक तो श्रीनगर था, दूसरा था चांदपुरगढ़ी, और तीसरा था लंगूरगढ़। ठीक है, तो इन 3 सूबों में विभक्त किया गया था गढ़वाल को, और 84 परगनों में, और इनके अलग अलग प्रशासक यहाँ पर नियुक्त हुए थे। ठीक है, और अमर सिंह थापा जो है मेन था, अमर सिंह थापा को जो है जिम्मा पूरा सौंपा गया था गढ़वाल का। इसके बाद इसका बेटा था रणजोत सिंह थापा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कुमाऊं का अंतिम सूबा था? एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है पहले, आगे भी आ सकता है। तो अंतिम सूबा था बमसार। ठीक है, चौतरिया बमसार जो है ये अंतिम सूबा था कुमाऊं का, और पहला कौन था? जोगामल था। तो ये हमने आपको बताया था, पहला जोगामल था, अंतिम था बमसार। तो ये क्वेश्चन जो है 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोरखा शासन से संबंधित। इसके बाद अगली वीडियो हमारी होगी टिहरी रियासत से संबंधित। ठीक है, तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।